हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो अभी हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो देख लें। वहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है आपको कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, और प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी का विकास कैसे हुआ, किन लेखकों का योगदान रहा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किन अपभ्रंशों से हुआ और उन अपभ्रंशों में कौन कौन सी उपभाषाएं थीं और उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां थीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास विविध प्रकार अर्थात अनेक प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं से निम्नानुसार हुआ माना जाता है। तो पहला अपभ्रंश है आपका शौरसेनी और इसकी विकसित भाषा है पश्चिमी हिंदी। अर्थात कहने का मतलब है कि पश्चिमी हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई है और इसके अंतर्गत अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अनेकों बोलियां आती हैं। तो पहली है आकार बहुला बोलियां और दूसरी है ओकार बहुला बोलियां। तो आकार बहुला बोलियों में कौन कौन है? तो कौरवी है जिसे हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं, और दूसरी है हरियाणवी जिसे हम लोग बांगरू या जाटू भी कहते हैं, और तीसरी है आपकी दक्षिणी। तो ये आकार बहुला बोलियां हैं, कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। वहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक और बोली है ओकार बहुला बोलियां। ओकार मतलब समझा आपने कि जहाँ ओ स्वर का प्रयोग हो, ओ स्वर का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, वहाँ ओकार बहुला बोलियां कहलाती हैं। तो इसमें है ब्रज जिसको अंतर्वेदी भी कहा जाता है, दूसरी है बुंदेली जिसको बुंदेलखंडी भी कहा जाता है, और तीसरी है कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, तो ये ओकार बहुला बोलियां, जिसमें आपका ब्रज बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर पूछते हैं लोग कि ब्रज भाषा में कौन सी बोली, सॉरी ओकार बहुला बोलियां कौन सी है, तो ब्रज भाषा का नाम आता है। और आकार बहुला में आपका आपका पूछेगा कौरवी अर्थात खड़ी बोली के बारे में, तो ये याद रख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे मित्रों, राजस्थानी जो है ये भी आपकी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, और गुजराती भी आपकी शौरसेनी के अंतर्गत आती है। तो राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, सॉरी बोलियां हैं? तो वो है मेवाती, मालवी और मारवाड़ी और ढूंढारी, जिसमें चारों जो बोलियां हैं उनको अलग अलग दिशाओं के माध्यम से बताया गया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी है गुजराती। तो आपने देखा कि शौरसेनी में जो भाषाएं थीं कौन कौन सी थी, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो ये तीन जो है वो भाषाएं थी और उनकी बोलियां। आगे आते हैं हम लोग दूसरे अपभ्रंश पर, जिसका नाम है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में जो है इसकी विकसित भाषा रही पूर्वी हिंदी, अर्थात पूर्वी हिंदी जो है जो अब अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। अवधी को बैसवाड़ी भी कहते हैं, और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो हैं बोलियां ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की हैं, जिनका जन्म जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। देखिए अवधी को बैसवाड़ी भी कहा जाता है, और रामचरितमानस में जो है इसी अवधि का प्रयोग हुआ है, बैसवाड़ी अवधि का करके पूछ देते हैं। तीसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश, और इसकी जो विकसित उपभाषा है वो कौन कौन सी है, तो बिहारी है, उड़िया है, बंगला है और असमिया है। कौन कौन सा? बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो ये विकसित उपभाषाएं हैं जो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि बिहारी, उड़िया, बंगला या असमिया जो है अर्थात मागधी अपभ्रंश की कौन कौन सी विकसित बोलियां हैं, तो पहली है भोजपुरी, दूसरी मैथिली और मगही। तो ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं।
तीसरी है आपकी महाराष्ट्री अपभ्रंश, है ना। और इसकी विकसित भाषा है मराठी। इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो देशी, कोंकणी, बरारी और नागपुरी। देशी, कोंकणी, बरारी और नागपुरी। अगला है ब्राचड़ अपभ्रंश। तो ब्राचड़ अपभ्रंश में जो है विकसित भाषा क्या है, तो सिंधी है, ठीक है, सिंधी। वहीं कैकय या पैशाची अपभ्रंश की बात करें हम लोग, तो इसमें विकसित जो आपकी भाषा है वो है लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी है। आगे बात करते हैं दरद अपभ्रंश की। तो दरद अपभ्रंश में जो है कश्मीरी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और कश्मीरी भाषा के अंतर्गत जो विकसित बोलियां हैं वो है आपकी डोगरी और संथाली। डोगरी और संथाली जो है ये कश्मीरी विकसित उपभाषा के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं खस अपभ्रंश की। तो इसकी विकसित उपभाषा है आपकी पहाड़ी, ठीक है, क्या है आपका पहाड़ी है। और पहाड़ी जो विकसित उपभाषा है उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो दो बोलियां हैं। पहली है मध्यवर्ती पहाड़ी और दूसरी है आपकी पश्चिमी पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो वो है पहली कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी में है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। वहीं पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो इसमें नेपाली बोली आती है, ठीक है। इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा स्वरचित भारतीय भाषाई सर्वेक्षण अर्थात इंग्लिश में देखिए लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया गया था। तो आपने अभी जो पढ़ा कि वर्गीकरण हिंदी भाषा के विकास का वर्गीकरण जो है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़, कैके, दरद और खस अपभ्रंश के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण जिन्होंने किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है ना, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। और किस पुस्तक में किया था, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखेंगे आप। इसी प्रकार दूसरा वर्गीकरण किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है ना। और इसी प्रकार हिंदी भाषा के विकास का वर्गीकरण जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था, दूसरा वर्गीकरण, जिसका नाम, जिसका पुस्तक का नाम था बंगला भाषा का उद्भव और विकास। बंगला भाषा का उद्भव और विकास ये सुनीति कुमार चटर्जी का है, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा का विकास का वर्गीकरण किया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तभी हमने जो पढ़ा है खस अपभ्रंश का, है ना, उसके अंदर जो विकसित उपभाषा पहाड़ी है उसको जो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। अब हम लोग आगे आते हैं। हिंदी की मूल मान्य उपभाषाएं और बोलियां, ये हमारा टॉपिक है, इसी में टॉपिक है, ठीक है। ये आपका टॉपिक जो है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज, आपका हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत जो अपभ्रंश हैं और विकसित भाषाएं और उसकी बोलियां उसी के अंतर्गत ये आती है, ठीक है ना, ये अलग से नहीं है आपका। तो हिंदी की मूल मान्य उपभाषा और उसकी बोलियां, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मूलतः हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5, ठीक है, और उनकी 17 बोलियां हैं। कई बार कन्फ्यूजन में डालने के लिए 18 बोलियां भी दे दी जाती हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ नगेंद्र जी के अनुसार 17 बोलियां हैं, और भी लेखक हैं उन्होंने 18 बोलियां भी कही हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का अगर आएगा तो 17 बोली लिखना है आपको, ऐसे 17 बोलियां ही मानी जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा जानना है तो गूगल आप सर्च कर सकते हैं, या और जो हिंदी भाषा साहित्य की पुस्तक है उसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, अभी हमने बात की, वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है आपकी पश्चिमी आपकी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है पहाड़ी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी और पांचवी है बिहारी हिंदी। तो ये उपभाषाओं के नाम थे। अब जानेंगे हम लोग कि इनकी बोलियां
बोलियों के नाम क्या क्या हैं और इनके क्षेत्र क्या क्या हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कौन बोलियाँ, तो कौरवी है ना, इसको खड़ी बोली भी कहते हैं हम लोग, और हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है, और तीसरा है ब्रज, और चौथा है बुंदेली और कन्नौजी। तो बुंदेली और कन्नौजी से आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं, जिसका बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि बुंदेली और कन्नौजी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र क्या है पश्चिमी हिंदी का, अर्थात कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी का क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वहीं पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें बोलियां जो आती हैं 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। अब पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लेकिन अधिकतर ये जो बोली जाती हैं एमपी में बोली जाती है। बघेली और छत्तीसगढ़ी आप जो देख रहे हैं ये एमपी की भाषा है, एमपी की बोलियां हैं। वहीं अवधी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन फिर भी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती है। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसमें जो है कुमाऊनी और गढ़वाली है। मैंने आपको बताया अभी कि कुमाऊनी और गढ़वाली जो है मध्यवर्ती पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। वहीं पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली आती है। तो नेपाली का यहाँ नाम नहीं दिया गया है, केवल 2 का नाम है, कुमाऊनी और गढ़वाली, जो मध्यवर्ती पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है, या समझिए तो आपकी विकसित भाषा के अंतर्गत आती है। और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है इसका। ठीक है ना, जो पहाड़ जहाँ मिलते हैं जैसे उत्तराखंड और हिमाचल, ही पर मतलब हिमाचल प्रदेश। वह राजस्थानी हिंदी की बात करें हम लोग तो इसमें मेवाती आती है, मालवी आती है, मारवाड़ी आती है और ढूंढाड़ी आती है। ठीक है ना, और ये चारों जो बोलियां हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में ही बोली जाती हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको। और इसका क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान है इसका। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान। ठीक है, आगे है पांचवा पांचवा उपभाषा बिहारी हिंदी। इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और मगही आता है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पहला क्षेत्र है बिहार। ध्यान देंगे आप, तो उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मैथिली और मगही जो है खास तौर पे जो बोली जाती है आपकी बिहार में बोली जाती है। ठीक है ना, भोजपुरी जो है यूपी में भी चलती है, बिहार में भी चलती है और झारखंड में भी चलती है। कहीं कहीं मगही का भी प्रयोग झारखंड में देखा गया है, लेकिन भोजपुरी अधिकतर यूपी में बोली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हिंदी की विविध बोलियां और उपभाषाओं का अर्थ और प्रयोग। हिंदी की प्रचलित 17 बोलियों के अर्थ एवं उनके प्रयोग के क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। तो हम लोगों ने 17 बोलियां भी पढ़ी हैं यहाँ पर, कि कौरवी अर्थात खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग 17 बोलियां हमने पढ़ी हैं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्षेत्र के अनुसार कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या व्याकरण सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, और इसमें किन किन कवियों ने रचनाएँ की हैं, इनको किन नामों से पुकारा गया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली हमारी जो बोली है वो कौन सी है, खड़ी बोली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग उसको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि जो हमने पढ़ा है वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका है, खड़ी बोली शब्द के निम्न 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछ देते हैं लोग। ठीक है ना, तो पहला अर्थ है खड़ी बोली का जो है वो है, पहला साहित्य की हिंदी खड़ी बोली, क्योंकि साहित्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दूसरी है दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान देंगे। ठीक है ना, साहित्य हिंदी खड़ी बोली और दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली जो है खड़ी बोली के 2 अर्थों के रूप में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली, तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली
वर्तमान में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली के लिए ही अधिक किया जाता है और यह प्राचीन काल का कुल प्रदेश होने के कारण इसे कौरवी भी कहते हैं। अर्थात दिल्ली जो है वो कुरु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें कुरु वंश का नाम आया है और दिल्ली के आसपास जो है आपने हरियाणा, राजस्थान, ये सब उसी के अंतर्गत आता है, दिल्ली में ही। ठीक है, तो कुरु प्रदेश होने के कारण इसे खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। और वर्तमान में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है ना। खड़ी बोली में खड़ी शब्द के निम्नानुसार अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, तो आप इनको देख लेंगे। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ना मैं, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। खड़ी बोली के प्रयोग का क्षेत्र, तो कहाँ कहाँ खड़ी बोली बोली जाती है? तो दिल्ली मेरठ तो है ही, ये तो हमने पढ़ा ऊपर में। और दूसरा है सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और रामपुर। लेकिन आप दो जरूर याद रखेंगे, दिल्ली और मेरठ। ठीक है। साहित्यिक स्वरूप जो है इस बोली में नाटक, लोक कथा, लोकगीत, कवाड़ा इत्यादि की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई है। तो जानते हैं आप कि खड़ी बोली में ही अभी आधुनिक काल में जितने भी साहित्य हैं लिखे जाते हैं। अन्य विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ हम लोग जानेंगे। तो हिंदी के लिए खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया है? तो मुंशी लल्लूलाल के द्वारा स्वरचित प्रेम सागर ग्रंथ में किया गया है। तो मुंशी लल्लूलाल के बारे में आपको बताया था मैंने आपको कि 1800 में जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके ये मुंशी पद पर रहे हैं मुंशी लल्लूलाल। तो इन्होंने हिंदी के लिए खड़ी बोली का सर्वप्रथम क्या किया है? प्रयोग किया है। किन्होंने हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी लल्लूलाल ने किया है अपने ग्रंथ प्रेम सागर में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये इनका ही रचना है प्रेम सागर। आगे दूसरे जो विद्वान हैं गिल क्राइस्ट जो हैं, ये इन्होंने जो है खड़ी बोली को क्या कहा है? तो इन्होंने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ठीक है ना, टकसाली भाषा किन्होंने कहा है खड़ी बोली को? तो गिल क्राइस्ट ने कहा है। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुंशी लल्लूलाल वाला और ये अमीर खुसरो वाला, ये दोनों मतलब ये जो चारों आप देख रहे हैं पांचों, ये पूछा गया है क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आएगा, एकदम डेफिनेटली आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया है और प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं ये। ठीक है, मतलब आदिकाल में ही इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया था अमीर खुसरो ने। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? तो गंग भट्ट, भाट दे दिया गया है, गंग भट्ट की भाट होता है सही। इनकी रचना जो है छंद वर्णन की महिमा जो 17वीं शताब्दी में रचित है मानी जाती है। कहने का अर्थ है कि उत्तर भारत में, भारत को तो कई क्षेत्रों में बांटा गया है, इसमें उत्तर भारत एक आता है और इसमें खड़ी बोली को साहित्य का माध्यम बनाने वाले कौन हैं? सर्वप्रथम साहित्यकार हैं गंग भट्ट। ठीक है, और इन्होंने रचना छंद वर्णन की महिमा में जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार दक्षिण भारत में, ठीक है, ये उत्तर भारत की बात हमने की जहाँ पर गंग भट्ट ने छंद वर्णन की महिमा के माध्यम से खड़ी बोली को भी विकसित किया। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं मुल्ला वजही। ठीक है ना, मुल्ला वजही, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबरश और कुतुब मुश्तरी। याद रखेंगे, पूछा गया है। मुल्ला वजही की रचनाएं हैं सबरश और कुतुब मुश्तरी। ये शुक्ल जी के अनुसार है दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य रचना करने वाले मुख्य साहित्यकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के सर्वप्रथम गद्य लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिमार्जित मतलब खड़ी बोली को शुद्ध और परिमार्जित करने वाले सर्वप्रथम गद्य लेखक कौन है? तो आपके राम प्रसाद जो हैं ये क्या कहते हैं, निरंजनी है। ठीक है ना, वही खड़ी बोली को काव्य के रूप में आपके सबसे पहले प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने, ये ध्यान रखेंगे आप। और आधुनिक काल में तो किया था भारतेंदु जी ने किया था, पता है आपको। तो आदिकाल में किया था आपका किसने?
ये अमीर खुसरो ने, और आधुनिक काल में भारत तेंदुल जी ने किया, और भी अन्य कवियों ने किया था। उनके जो युग के मंडल कवि थे जैसे मैथिली शरण गुप्त, ये सब जो यहाँ पढ़ेंगे आगे तो जानेंगे, ठीक है ना। तो भाषा योग वशिष्ठ जो 1741 में लिखी गई थी इनके द्वारा, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा, इसमें इन्होंने शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है गद्य लेखक के रूप में। तो ये शुक्ल जी के अनुसार है, ये ध्यान रखेंगे आप। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले दूसरे लेखक कौन है, तो पंडित दौलत राम है, ठीक है ना। तो इन्होंने भी राम प्रसाद निरंजनी की तरह जो है अपनी रचनाओं में जो है गद्य लेखक के रूप में शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और इनकी रचना का नाम है पद्म पुराण, ठीक है। पद्म पुराण ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। राम प्रसाद निरंजनी का हमेशा पूछा जाता है। खड़ी बोली और को गद्य रचना के प्रवर्तन और विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, जिसका स्थापना वर्ष 1800 माना जाता है, उसका भी उस संस्था का भी बहुत योगदान माना गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये मतलब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ तो ये फालतू नहीं है, ठीक है ना। कि शॉर्ट नोट्स है ये, और शॉर्ट नोट्स में केवल वही बातें बताई जाएंगी आपको जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। जो परीक्षा में नहीं आते हैं वो मैं फालतू नहीं बताऊँगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन और विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित है, और 1800 में इसका स्थापना हुआ था। और ये संस्था थी एक, ठीक है ना। और नील क्राइस्ट जो है इसके अध्यक्ष थे, और लॉर्ड वेलेजली, इस तरह से कुछ नाम है। उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख लेखक निम्न माने गए हैं। तो वो 4 लेखक कौन हैं, तो विटफोर्ड विलियम कॉलेज से संबंधित, मतलब ये दोनों जो थे मुंशी लल्लूलाल सदल मिश्र जो थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। कौन कौन, मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र, ठीक है ना। इनकी रचना है प्रेम सागर मुंशी लल्लूलाल की, और वहीं सदल मिश्र की रचना है नासी केतुपाख्यान या चंद्रावती। ऐसे चंद्रावती का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ दे दिया गया है, तो आप लोग याद करेंगे केवल नासी केतुपाख्यान जो सदल मिश्र की रचना है, ठीक है ना। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज समय थे 2 लेखक, और अन्य 2 लेखक जो थे बाहरी लेखक थे, मतलब कॉलेज के अंदर नहीं थे, ये बाहर से लिखते थे ये। तो इसमें पहले थे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, ठीक है ना। और सदा सुखलाल हैं तो सुख सागर की रचना इन्होंने की है। वहीं सैयद इंशा अल्लाह खान, इन्होंने जो है रानी केतकी की कहानी लिखा है, जिसको उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप, मुंशी लल्लूलाल रचना प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना है नासिक केतोपाख्यान, और मुंशी सदा सुखलाल नियाज रचना है सुख सागर, और सैयद इंशाअल्लाह की रचना है रानी केतकी की कहानी। इन चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य सबसे अधिक व्यवस्थित, व्यवहार उपयोगी माना जाता है। इनकी भाषा अन्य 3 लेखकों की तुलना में मानक हिंदी के अधिक निकट आती है। तो जिन्होंने जो है सुख सागर की जो रचना की है, इनका जो गद्य है वो अधिक व्यवस्थित माना गया है और व्यवहार के उपयोगी माना गया है। 3 लेखकों की तुलना में इनकी भाषा जो है मानक हिंदी के अधिक निकट, मानक मतलब समझा आपने कि जिसको माना गया है, सही माना गया है, ठीक है। कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद द्वारा चलाया गया। ब्रजभाषा का प्रयोग पहले हो रहा था छायावाद तक, ठीक है ना। तो छायावाद के बाद जो है खड़ी बोली का युग आया, और इसको ब्रजभाषा के स्थान पर, यानी खड़ी बोली को ब्रजभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे, तो वो थे अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री, ये ध्यान रखेंगे आप। सन 1887 में खड़ी बोली का गद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित भी किया इन्होंने, जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, और आचार्य द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व सहयोग प्रदान किया। इनका अयोध्या प्रसाद खत्री का। आपको आचार्य माही प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता दूं कि इन्होंने भी जो है खड़ी बोली को विकसित किया है, और अपनी कविताओं में, रचनाओं में इन्होंने जो है खड़ी बोली का जो शुद्ध परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है, उसको उन्होंने प्रयोग किया है। ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा है? जनपदीय हिंदुस्तानी कहकर संबोधित किया है। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा है? जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। अभी खड़ी बोली के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और भी बोलियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है ना। ऐसे तो 17 बोली वाले तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। जगन्नाथ रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा है? हठी और मूर्ख कहा है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, सुनीति कुमार चटर्जी वाला ही पूछा गया है, ठीक है ना। और जगन्नाथ रत्नाकर जी ने खड़ी बोली के जो समर्थक हैं उनको क्या कहा है? हठी और मूर्ख कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार खड़ी बोली का नाम प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार खड़ी बोली नाम का प्रयोग आज क्यों होता है? तो साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। खड़ी बोली की शैलियाँ, खड़ी बोली की निम्न 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम लोग। तो पहली है हिंदुस्तानी, दूसरी है हिंदी या साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा, और तीसरी है उर्दू अर्थात ज़बान ए उर्दू मुवल्ला, ठीक है ना। तो ये 3 शैलियाँ हैं इसकी खड़ी बोली की, ठीक है ना। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। पहली है हिंदुस्तानी। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्द सरल, बहुप्रचलित संस्कृत शब्द, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द जैसे आधारभूत शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में यही शैली थी। प्रेमचंद जो लिखते थे उसमें संस्कृत का, तद्भव का, अरबी का, फारसी का, तुर्की का, है ना, इन सब का प्रयोग वो किया करते थे। अंग्रेजी का भी प्रयोग करते थे प्रेमचंद, ध्यान रखेंगे आप। तो जहाँ पर बहुप्रचलित भाषा या बोली का प्रयोग किया जाता हो और क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी। हिंदी या साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा। खड़ी बोली में बोलचाल के शब्दों के साथ जब संस्कृत के अल्प प्रचलित या कठिन तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग होने लगता है तब उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा हिंदी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में यही शैली प्रयुक्त है। जयशंकर प्रसाद की रचना में आप अगर पढ़ेंगे, कामायनी आपने पढ़ी होगी और भी रचनाएँ हैं जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें आपने देखा कि वो संस्कृत निष्ठ भाषा जैसी लगती है। मतलब लगता है कि संस्कृत केवल है, ठीक है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं लगता है, लेकिन वो खड़ी हिंदी बोली ही है, लेकिन उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कर दिया गया है। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में चले आते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं उर्दू की बात हम लोग करें जिसको ज़बान उर्दू मुवल्ला कहा जाता है। खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित या कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। सांप्रदायिक आग्रह के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू को सारे देश की अदालती भाषा घोषित किया गया। तो जातियों में जो आग्रह था, जाति में लेकर, धर्मों में लेकर कि भाई इसको उर्दू को क्या किया जाए अदालती भाषा, तो 1837 में अदालती भाषा बनाई। इम्पोर्टेंट होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 याद रखेंगे, हिंदुस्तानी और हिंदी, साहित्यिक हिंदी, आर्य भाषा। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है ऐसे, लेकिन मैंने बता दिया आपको। तो ये हम लोगों ने खड़ी बोली की बात की। अब हम लोग अगले वीडियो में ब्रजभाषा की बात करेंगे, हरियाणवी की बात करेंगे, बुंदेली की बात करेंगे, कन्नौजी की बात करेंगे, अवधी की बात करेंगे और अन्य जो मुख्य बोलियां हैं उनकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो कल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे आपका हमारा भाषा परिवार, ठीक है, वो अगला टॉपिक में। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से बाकी है जो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।